क्या हो गया? कैमरा घूम रहा है? सेल्फी वाला होगा। रील बना सकते हो क्या इस पे? वही वाला लगा दिया क्या रील? सही है। कहाँ तक पहुंच गया था? आज टीवी बंद है। हैं? क्या कर दिया? चला दें? फिर ये नहीं चलेगा। अब सोच, दोनों में से एक चलेगा। अब तुम क्या जरूरी क्या तुम्हारे लिए? ये तय कर लो पहले। चलिए आगे बढ़े। देख तो रही है, इतने में देख लो ना क्या हो गया। तुम लोग थोड़ी नजर तेज हो जाएगी इससे। उससे क्या है, तुम्हें आगे का दिखना शुरू होगा। दूर का देख पाओगे। अभी ऐसे तुम्हें दिखता नहीं होगा, अगली साल क्या होगा अब दिखने लगेगा। प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो? यही तो देखना होता है। यही सीखना है जीवन में। आइए, सूडो रिएक्शन पे चर्चा चल रही थी। बताएं सूडो रिएक्शन में क्या क्या बात हो गई थी भाई? सूडो रिएक्शन में पहला एग्जांपल डन था क्या? बताओ। तो उसमें ये समझ में आ गया था कि ऑर्डर वन होगी और मॉलिक्यूलरिटी दो होगी, और ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होगी। तो मामला धोखा हो गया, सूडो है। इतनी चर्चा हुई थी। चर्चा को आगे बढ़ाइए। बर्तन संभाल के रखें। कहीं दहेज में कहा है? अब देखें, आजकल पुरुषों को देना पड़ सकता है, तो तुम लोग भी ज्यादा खुश मत हो। नहीं, वो सीधा आदमी है। सब तुम्हारी तरह थोड़ी हो। अब देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। भैया बैठ जाओ फटाफट। और आ रहे हैं अभी? बैठ जाओ शांति, जैसे आप तुरंत चुपचाप बैठते जाओ। अब देखो, इसके अंदर बात ये हुई थी कि दो प्रकार के रेट लॉ थे। एक वो वाला रेट लॉ था जो आपने सोचा था, और एक वो रेट लॉ था जो हमने बताया था। फिर दोनों बातों में अंतर देखा गया था। अच्छा, जो लैब वाला रेट लॉ उसको क्या बोलते हैं? सूडो। तो बात ये हो गई थी कि आपने ये प्रोडिक्शन दिया था, पावर वन वन होगी, लेकिन ये कांस्टेंट निकला है। तो ये इससे मिलके के डैश बन गया, और मामला ऐसा हो गया था। यहां तक हो चुका है। और आपका बहुत मन करे पानी को लिखने का, तो पानी के ऊपर जीरो लगा लें। कोई पूछे के डैश कौन है, तो बताएं क्या के डैश के इंटू एच टू है? तो यहाँ पे अगर पूछा जाए के डैश की वैल्यू बताएं, तो के डैश की वैल्यू है के इंटू एच टू। कोई पूछे के डैश का नाम बताओ, तो के डैश का नाम है सूडो रेट कांस्टेंट। सूडो रेट कांस्टेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि धोखा होने के बाद जो नया रेट कांस्टेंट आया, वो धोखा होने के बाद आया, तो सूडो नाम है उसका। ठीक है। तो आपको कभी कभी सवाल में के डैश भी पूछ सकता है। अब इसके नाम पे आ जाए। क्या क्या नाम दे सकते हैं? नाम पहला क्या था बताओ? ऑर्डर कितनी थी इसकी? वन। और क्या है आंसर? मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं है। ऑर्डर वन है तो नाम बताएं। ऑर्डर वन है तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर नहीं है भाई। लग रही थी सेकंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी दो है तो क्या इसको बाई मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं? तो इसका दूसरा नाम है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मान लीजिए आपने बाई मॉलिक्यूलर बोल दिया, तो क्या यूनी मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं? कहीं पे ट्राई भी बोल लो। भाई बाई बोल दिया तो यूनी कैसे बोल सकते? यूनी गड़बड़ है फिर।
तो मान लीजिए मन कर रहा है आपका यूनि बोलने का, तो क्या करें, उसके पहले क्या लिख दें, सूडो लगा दें। सूडो लगाने का मतलब है कि अगर आप इसको केवल पढ़ें, पीले वाले को पढ़िए, पीले वाले को पढ़ के देखें, सूडो मत पढ़ें, तो क्या समझ में आता है कि मॉलिक्यूलरिटी वन होनी चाहिए थी, वन होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे सूडो लग गया तो इसका मतलब जो होनी चाहिए थे वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी वन नहीं है, वन कुछ और है, और मॉलिक्यूलरिटी तो दो है। बस समझ पा रहे हैं। तो अगर आप केवल यूनिमॉलिकुलर पढ़ें तो समझ में आता है कि मॉलिक्यूलरिटी वन है, लेकिन अगर सूडो लग जाए तो समझ में आता है कि जो आगे लिखा है वो नहीं है। तो सूडो और मॉलिक्यूलर के बीच में जो वर्ड लिखा है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ऑर्डर बताता है। तो यहाँ पे जो यूनि वर्ड है वो हमें ऑर्डर बताता है, ऑर्डर की वैल्यू वन है। अच्छा, इसका कभी कभी कुछ पुरानी किताबें ऐसा नाम भी देती हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, हालांकि ये तीन नाम स्टैंडर्ड है। कभी कभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कुछ पुरानी किताबों में आपको लिखा मिलेगा, तो कुछ सवालों में भी लिखा मिल सकता है। तो ये भी मिल जाए तो भावुक नहीं होना है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर आई है वो धोखे से आई है, अपने आप थोड़ी आई है। आनी थी दो लेकिन आ गई एक, तो धोखे से आई है, तो इसका नाम कभी कभी लिखा मिलेगा क्या आपको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये चारों नाम सही है, ये ज्यादा सही है, ये भी सही माना जाता है, तो ये भी चला लेंगे। खींचते जाए। चलें, अगला पॉइंट आता है, जो आपने दो बातें लिखी हैं कि ये वाला के और इसको देखें, और एक ये के डैश देखें, क्या दोनों की यूनिट अलग अलग होगी या सेम होगी। ये वाला कौन सा रेट लाता है, ये वाला, ये वो है जो आपने सोचा था, और ये वो है जैसे तुम निकले। तो ये थियोरेटिकल था, आपने सोचा था यहाँ बैठ के कि ऐसा निकलेगा, लेकिन वो ऐसा निकला, वो वैसा नहीं निकला जैसा तुमने सोचा था, तो इसीलिए तो तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, तो क्या दोनों की यूनिट में भी अंतर होगा, यूनिट में क्या अंतर होगा ये समझे। पहला वाला रेट लो, आप प्रिडिक्शन दे रहे थे, अगर कोई पूछे कि इसके अंदर ये बताओ कि के की यूनिट क्या है, तो बताएं यहाँ पे आप जो प्रिडिक्शन दे रहे थे उसमें कौन सी ऑर्डर फॉलो कर रहे थे आप। तो यूनिट ऑफ के किससे मैच करेगा, यूनिट ऑफ के मैच करेगा इसमें सेकंड ऑर्डर से, और सेकंड ऑर्डर की यूनिट बताओ, मोल टू द पावर वन माइनस एन होता है, तो एन टू लगा तो माइनस वन, और लीटर टू द पावर। ठीक है, दूसरा सवाल आपको ये मिल सकता है कि बताएं, एक रेट लॉ वो वाला है जो लैब में आया, लैब में कौन सा रेट लॉ आया, के डैश, तो लैब में ये वाला आया। आप चाहें तो पानी की पावर जीरो लिख सकते हैं इसके आगे। अब बताएं, ये लैब वाला रेट लॉ है, ये सूडो रेट, के डैश को क्या नाम दिया हमने, सूडो रेट कांस्टेंट। तो बताएं, अगर कोई पूछे यूनिट ऑफ के डैश बता दो, तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, तो इसकी यूनिट होगी टाइम इनवर्स जैसी। अच्छा, के डैश और के में क्या कनेक्शन है, के डैश के में क्या कनेक्शन बताओ, पीछे बता चुके हैं। के डैश इज इक्वल टू के इंटू एच टू ओ, तो बताएं के डैश इज इक्वल टू एक इंटू एच टू ओ। आप चेक भी कर सकते हैं, बताओ के की यूनिट क्या बताइए, के की मोल माइनस वन, लीटर प्लस वन। ठीक है, और पानी की यूनिट यहाँ क्या होगी, मोल पर लीटर, तो मोल लीटर माइनस वन लिख दें, तो बताएं लीटर लीटर कट लेगा, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, तो क्या बचा, तो वही तो के डैश की यूनिट है। तो मैं के डैश की यूनिट इसीलिए क्या ही है, तो क्या यूनिट में कनेक्शन भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक के है एक के डैश है, अब वहां प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा, फाइंड आउट के डैश लिख दिया उसने। अब आप कैसे पहचानेंगे कि डैश वाला ही पूछा है, क्योंकि डैश तो कोई भी हो सकता है। आज जो के है वो क्या कल के डैश नहीं बन सकता, नाम ही तो है, समझ रहे हैं। नाम मान लीजिए किसी का शांति रख दीजिए, तो क्या घर में शांति आ जाएगी
हो सकता है शांति के घर में भी झगड़े होते हो। तो इसका मतलब नाम में क्या रखा है, नाम तो बदलता रहता है, आज के है कल के डैश हो जाएगा। अब उसने पूछा फाइंड आउट के डैश, तो आप पहचान लेंगे देख करके कि उसने के डैश वाला ही पूछा है। नहीं, वो के भी हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा पूछ रहा है? यूनिट देख के पहचानेंगे, क्योंकि जब वो सवाल पूछेगा तो सवाल के साथ यूनिट भी तो देगा। सवाल देगा तो सवाल के साथ यूनिट भी पूछेगा। चार ऑप्शन ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, तो उसने मान लीजिए के पूछा या उसने के डैश, तो बगल में यूनिट भी लिखी होगी। अगर यूनिट कौन सी वाली आती है, टाइम इनवर्स, तो आप समझ जाएंगे कि उसने सूडो वाला पूछा है। अगर यूनिट कौन सी आती है, मोल -1 लीटर +1 टाइम इनवर्स, तो आप समझ जाएंगे कि उसने सेकंड ऑर्डर वाली पूछी हुई है, यानी पुरानी वाली पूछी है। तो यूनिट देख के पहचानिए, नाम से मत पहचानिए, क्योंकि कल को वो K1 K2 कर देगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। चले, या पहले वाले को डैश बोल देगा, दूसरे वाले को डबल डैश बोल देगा, तो इतने सारे डैश की घबराना नहीं। चलें आगे बढ़े। ठीक है, एक प्रश्न लिखें जल्दी से। मैसेज आ रहे हैं खूब है। हाँ, ये सही है। नहीं, सब जरूरी है, कर लो सब। फिजिकल केमिस्ट्री तो जीवन भर क्या है, चलती रहेगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टरिक के की वैल्यू आपको दी, आपको बताना है। फाइंड आउट के डैश। अब के डैश भी लिख सकते हैं, और बताएं क्या लिख सकता है, नाम से पूछेगा तो क्या पूछेगा, सूडो रेट कांस्टेंट बता दो। और आप चार ऑप्शन भी देख लेंगे, उसमें यूनिट चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब बताएं ये कौन सी यूनिट दिख रही है, सेकेंड ऑर्डर वाली, तो ये कंफर्म में पुराना वाला दिया, तो यूनिट देख के पहचानिए, नाम कुछ भी दे सकता है वो। अब बताएं आंसर क्या होगा, के डैश निकालना है आपको, कर लेंगे। बताएं क्या देंगे सॉल्यूशन। कहेंगे के डैश इज इक्वल टू के इंटू पानी, तो बताएं के कितना, 1.1 10 टू द पावर। अब सवाल ये नहीं समझ में आता लोगों को कि पानी कितना लगा है, तो पानी आपको पहले ही बताया गया, 55.5 मोलर, यहाँ अप्रॉक्स लगा दें थोड़ा सा। सॉल्व करेंगे, ये जो आंसर आपको मिलेगा उसकी यूनिट बताएं, टाइम इनवर्स। ये के डैश, तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा, किससे जाए। चले, शिवम कह रहे सर स्मार्ट लग रहे हो आप। ये शिवम इमोशनल हो रहा है, फीलिंग इमोशनल विद 20 अदर्स। चले भाई, तो यहाँ पे देखिए के डैश की वैल्यू आ गई, और नाम आपको समझ में आ गया, यूनिट से भी आप पहचान लेंगे। अगले एग्जाम्पल पे चला जाए। अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ये रिएक्शन है, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये रिएक्शन है। अब इसमें फिर से अगर आप बोलें कि मैं एक रेट लॉ सोच रहा था, तो वो रेट लॉ ये दिखने में कैसी रिएक्शन है, आपको दिखने में कैसी लग रही है, एक सामान्य सी रिएक्शन, कोई मैकेनिज्म नहीं है, एक स्टेप में लिखी और खत्म हो गई, दिखने में एकदम सिंपल रिएक्शन लगती है। यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। दिखने में सिंपल लगती थी तो आपने कहा लो आंसर ये होगा मेरे ख्याल से। आपने जैसे ही आंसर दिया, लैब में भेजा, ये आंसर गलत निकल गया। कारण क्या है, कारण है पानी को फिर से एक्सेस में लिया गया, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया गया, हाइड्रोलिसिस। और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कार्यक्रम फिर शुरू कर देंगे। तो बताइए इफेक्टिव नया रेट लॉ क्या आएगा, यहाँ के डैश हो जाएगा,
तो अब इसको दोबारा से पूरा समझने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आंसर समझ सकते हैं, ये फाइनल आंसर है। के डैश कौन है वो भी आपको पता ही है, सब कुछ सिमिलर है। ऑर्डर कितनी? 1। मॉलिक्युलरिटी? तो सब कुछ सिमिलर है, तो आगे भी सिमिलर सिमिलर चलेगा इसमें। बताएं, ऑर्डर की वैल्यू 1 हो गई, मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 2 हो गई, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं है। ऑर्डर फर्स्ट है तो बताइए क्या नाम देंगे आप इसको भी? ये भी कौन सी रिएक्शन है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलर दो है तो ये भी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और तीसरी बात, अगर आप इसे मान लें यूनि लिखना चाहते हैं तो उसके पहले क्या लगाना होगा? तो अगर आप यूनि लिखना चाहते हैं तो उसके पहले सूडो लगाएं, और यहां पे लिखेंगे सूडो यूनी मॉलिक्यूलर। ध्यान दें, इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप सिर्फ इसको पढ़ें तो क्या समझ में आता है? सिर्फ यूनी मॉलिक्यूलर को पढ़ें तो ये समझ में आता है कि मॉलिक्युलरिटी 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो उसके पहले क्या लगा दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये है कि ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं है। तो बताएं, इन दोनों में से ये जो यूनी लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे क्या लिखा है आपने? मॉलिक्यूलर। तो ये यूनी क्या है? ये ऑर्डर है, और आगे लिखा है मॉलिक्यूलर। तो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर नहीं है, इसीलिए इसके पहले क्या लगा दिया? टूटो। तो इस बात को समझाने का ये तरीका है नाम में। तो ये बराबर नहीं है, इसके लिए क्या लिखा आपने? वर्ड क्या यूज किया? सूडो। और ऑर्डर के लिए क्या लिखा आपने? यूनी। और मॉलिक्युलरिटी के लिए मॉलिक्यूलर। तो मामला यूनी मॉलिक्यूलर नहीं है। देखिए, मामला यूनी मॉलिक्यूलर नहीं है। तो फिर ये यूनी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सूडो और मॉलिक्यूलर के बीच में जो लिखा होता है वो क्या बताता है हमें? ऑर्डर बताता है। तो कभी भी आपको ऐसा मिले तो आप समझ जाए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको भी आगे चल के आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कुछ किताबें इसको भी फॉलो करती हैं, तो ये कभी मिल जाए तो भावुक नहीं होना। धोखे से फर्स्ट ऑर्डर है ये, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहीं लिखा मिल जाए ये भी ओके। इतने नाम से इसको आप समझ सकते हैं। बराबर। दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर हैं, सब कुछ एक जैसा ही है। पहले वाले को आप समझ चुके हैं, तो दूसरे में कुछ ऐसे समझने जैसा ज्यादा नहीं। अब मान लें आपसे कहता है कोई, हो गया, कहीं तो लिख ही नहीं रहे हैं, सुनते रहो बढ़िया। पीडीएफ लूंगा मैं, पुराने खिलाड़ी होंगे कि सब मसाला तैयार है बस। अब देखें, अगला कार्यक्रम है कि अगर आपसे कहता है एक क्वेश्चन जिसमें उसने लिख दिया कि एक रिएक्शन जो कि सूडो यूनिमॉलिकुलर है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताएं, बताएं, सूडो और मॉलिक्यूलर के बीच में जो लिखा होता है वो क्या बताता है? वो ऑर्डर बताता है। तो यूनिवर्ड लिखा है, इसका मतलब ऑर्डर कितनी है? ऑर्डर तो फिक्स है, उसकी 1 ही होगी, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब इसकी ऑर्डर बनाई कैसे? धोखा होने के बाद। धोखा होने के बाद अगर 1 आ रही है तो धोखे से पहले आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कोई घट के आई है ना। तो किसी ने धोखा दिया उसके बाद भी 1 आ रही है, तो इसका मतलब आपको यकीन तो एक से ज्यादा पे रहा होगा। तो मॉलिक्युलरिटी कैसी रही होगी? एक से तो अधिक रही होगी। तो क्या 2 हो सकती है? अच्छा, अगर कोई व्यक्ति कहे कि ऑर्डर मुझे 1 मिली, उसने 3 पे यकीन किया था, 2 ने धोखा दे दिया, तो क्या इससे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे? ऑर्डर मान लीजिए 1 हो गई और मॉलिक्युलरिटी 3 आ गई, तो क्या इससे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ध्यान दें, यहां आपको कितने पे यकीन था? 3 पे। उस 3 में से मान लीजिए किसी एक के पास 2 पावर थी और एक के पास 1 पावर थी, 2 पावर वाली ने धोखा दे दिया,
तो बची सिर्फ कितनी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि सूडो यूनिमॉलिकुलर का मतलब समझाएं, तो आप कहेंगे सिर्फ एक बात फिक्स हुई है, और वो एक बात क्या है, ऑर्डर वन ही होगी, वन के अलावा कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मॉलिकुलरिटी कुछ भी हो सकती है, मॉलिकुलरिटी उससे ज्यादा होगी ये तो कंफर्म है, तो दो भी हो सकती है, और कह रहे चार नहीं हो सकती क्या, मॉलिकुलरिटी चार होती नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहीं तक आप रुक जाएंगे। तो बताएं क्या ये दोनों केस सही है, और अगर ये दोनों केस सही है तो फिर ये वाला केस भी ओके है, और ये वाला केस भी, और ये अपने आप ओके हो जाएगा। ध्यान दें यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू टू का मतलब दो के बराबर है या तो दो से बड़ी है, तो दो के बराबर है तो फिर तो दो है, और दो से बड़ी है तो तीन ही हो सकती, चार तो होती नहीं है। तो क्या इसके अंदर ये दोनों केस आ गए, तो ये भी सही है। तो क्या सारे सवाल सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो सूडो यूनिमॉलिकुलर का पूरा मतलब अब आपको समझ में आने लगा होगा कि सूडो और मॉलिकुलर के बीच में जो लिखा है वो फिक्स है और वो ऑर्डर है, तो मॉलिकुलरिटी उससे कहीं ज्यादा होगी। ये है भाई, भाई ने राज खोल दिया अनिल जीवन का, हॉल में न, ऐसा वहां यहाँ तो बात कर रहे हो, इसी वहां मत करना। वहां नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं, वहां ऑल का मतलब है ये ऊपर वाले हैं, ये सब, ये मान के चलना। वहां ना पूछ लेना ये सब, यहाँ चलो घर की बात तूने पूछ ली, हम किसी को बताएंगे नहीं, बात यही खत्म हो गई। आगे बढ़े भैया, अगले पे आइए, अगले सवाल। हाँ, मॉलिक्युलरिटी तीन से बड़ी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री में तो नहीं है, और कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल डिफाइन ही नहीं है, और सूडो में फिर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो कहानी खत्म है, नहीं होगा। आगे बढ़े भाई, स्टेप बाय स्टेप चलती है, जो रिएक्शन ऐसी दिखेगी वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी। सवाल लिखें एक। दो पार्ट है इस सवाल के। पहला, अगर ए एक्सेस में तो क्या होगा और बी एक्सेस में तो क्या होगा, दोनों बार आपको ओवरऑल ऑर्डर बतानी है। सवाल नोट कर लो पहले। बताएं भाई क्या आंसर होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। जब कोई भी एक्सेस में होगा तो उसके ऊपर रेट डिपेंड करना। चेक करें, सबसे पहले मान लीजिए ए एक्सेस में, अगर ए वाली पार्टी एक्सेस में हो जाएगी तो बताएं ये एक्सेस में हो गया, कितना लगा लिया, आंसर आ गया। पहले वाले कितना है और दूसरे वाले का, चेक करें। पहले वाले में आप लॉजिक दें कि ये चल रहा है आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन, और भी अंदर की बातें समझ लें, ये चल रहा है। अब ए किस में कह दिया आपने, बताएं ए एक्सेस में हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, तो के इंटू ए को क्या बोल दें फिर, तो ये डैश हो गया, और इधर कौन बचा फिर, बी स्क्वायर। तो बताएं ऑर्डर कितनी होगी,
ऑर्डर हो गए 2। अगर कोई पूछे के डैश कौन है, के डैश है के इंटू 1, के इंटू ए टू द पावर 1, बराबर बात। तो ऑर्डर पूछेगा सेकंड। अगर पूछता है सूडो रेट कांस्टेंट बताओ तो वो भी बता सकते हैं। अगले पे है, बगल वाले में आइए। बगल वाले में क्या समझाओगे? कहोगे बी अगर एक्सेस में हो गया तो ये चीज एक्सेस में हो गई, एक्सेस में हो गई तो इसको कांस्टेंट मानते हुए इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको के डैश बोल देंगे। आंसर आएगा के डैश इंटू ए टू द पावर, ऑर्डर बताएं। ऑर्डर 1 हो जाएगी के डैश की वैल्यू के इंटू बी स्क्वायर। ये भी पूछ सकता है। खींचे। अब मेरे ख्याल से बात क्लियर, इससे ज्यादा कोई बात हो नहीं सकती। इसीलिए देखिए पिछले सवाल में आपको जो कराया गया था उसमें एक और बात समझे, इस रिएक्शन को देख के बताएं इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिख रही है। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 है, ऑर्डर कितनी हो गई यहाँ 2, और यहाँ पे ऑर्डर कितनी हो गई। कोई पूछे इन दोनों केसेस में से सूडो यूनिमॉलिकुलर वाला केस कौन सा है? भैया नींद आ रही है। हाँ ये वाला ये दोनों, ये नन ऑफ दीज। यहाँ भैया ऑर्डर 2 हो गई तो ये नहीं है। ध्यान दें, सूडो यूनिमॉलिकुलर में क्या होना जरूरी है बताओ? ऑर्डर का 1 होना बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर अगर यहाँ 1 नहीं है तो ये नहीं है, ये वाला केस। समझ रहे हैं? आ रहे हैं? बात समझ के पहले। तो ये दोनों केस, ये दोनों केस में से ये वाला केस सिर्फ कौन सा वाला है? सूडो यूनिमॉल, उसको नहीं बोलेंगे ना। अच्छा फिर उसको क्या बोलेंगे, उसको समझने के लिए ये नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट। अब इसके आगे लोग पढ़ते नहीं, इसके आगे जो अगला आना चाहिए वो आना चाहिए सूडो बाई मॉलिकुलर। अब बताइए सूडो यूनिमॉलिकुलर तो पढ़ लेती जनता, लेकिन कभी मान लीजिए सवाल आ गया सूडो बाई मॉलिकुलर क्या होता है, अब क्या करेंगे? फिर आ जाते हैं उसके लौट करके। कह रहे हैं ये रह गया था। अब देखिए सूडो बाई मॉलिकुलर में तो काम ऐसा करिए कि दोबारा नहीं आना पड़े। दोबारा आने का मतलब है कुछ रह गया है, कुछ अधूरा है। अब देखिए इन दोनों के बीच में बाई लिखा है, बाई क्या बता रहा है? बाई ऑर्डर बता रहा है। ऑर्डर कितनी है? तो इस रिएक्शन की ऑर्डर 2 होगी। तो धोखा खाने के बाद आंसर 2 आ रहा है। अब सोचिए धोखा खाने के बाद अगर 2 आ रहा है तो यकीन तो उसने 2 से ज्यादा पे किया होगा ना। 2 पे तो नहीं कर सकता, अगर 2 पे किया होता तो फिर कहां का धोखा? आंसर भी 2 और यकीन भी 2, तो फिर 2 पे तो नहीं किया होगा। पहली चीज तो अगर कोई ऐसा तो ठीक है क्या? अरे ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 के बराबर, तो गलत तो नहीं है ना। अगर आपसे कहते हैं ऑर्डर 2 आ रही है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 के बराबर नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली इससे सारी बात नहीं क्लियर है, फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलरिटी कैसी होनी चाहिए? 2 से बड़ी लिखें या 2 से बराबर और बड़ी लिखें? कौन सा सही है? तो ये नहीं सही है, क्योंकि अगर बराबर होगी तो फिर तो ऐसा हो गया बराबर मामला, फिर धोखा कहां हुआ? तो सिर्फ क्या लिखें? 2 से बड़ी। 2 से बड़ी तो मतलब क्या हो सकती है? अच्छा कोई व्यक्ति ऐसा लिख दे ऑर्डर 2 हो गई, अब ऑप्शन देखें, ऑर्डर 2 हो गई मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई, चलेगा ऑप्शन? किसी ने कहा ऑर्डर 2 हो गई और मॉलिक्यूलरिटी 2 से बड़ी हो गई, चलेगा? बताओ, ये भी चलेगा। तो कोई पूछे दोनों सही है, कौन सही है? ना हटा दिया भैया ने मना किया था। अरे ठीक है क्या? तो इस बार ऑर्डर 2 होगी लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं होगी, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर इस बार भी नहीं है, इसीलिए क्या कह रहे हैं? धोखा हुआ है। अच्छा इसके बाद कह रहे हैं ट्राई पढ़ाओ, फिर यूनी हो गया, सूडो बाई हो गया, कह रहे हैं सूडो ट्राई पढ़ाओगे। क्यों नहीं पढ़ाओगे सूडो ट्राई? क्योंकि धोखे के बाद अगर 3 मिल रहे हैं तो फिर यकीन तो 3 से अधिक पे किया, तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी 4 होनी चाहिए, वो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए पढ़ाया नहीं जाता। समझ पा रहे हैं? ठंड का मौसम आ गया लग रहा है, लोग स्वेटर स्वेटर पहन के हैं एकदम, गजब माहौल चल रहा है। चलें भैया? बढ़िया। तो बताइए सूडो बाई मॉलिकुलर डन है, सूडो मॉलिकुलर डन है, ट्राई नहीं पढ़ने का अपने को,
क्योंकि कहानी यहीं पे समाप्त है। तो जितने ऑप्शन है मैंने आपको सब बता दी, यही सब ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, कभी ऐसा लिखेगा कभी ऐसा लिखे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी पे आते हैं। पहला पार्ट खत्म है यहाँ पे, पार्ट वन फिनिश्ड। पार्ट वन कौन सा फिनिश हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब खत्म है। अब शुरू करते हैं पार्ट टू, कोलिजन थ्योरी। लिखें, इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, in case of gaseous molecules 10 to the power 25, 10 to the power 25 to 10 to the power 28, लिखित में ले लें, 10 to the power 25 to 10 to the power 28 collisions take place per second. Collisions take place per second, but very few collisions are effective. But very few collisions effective. Full stop. And these collisions are known as effective collisions. These collisions are known as effective collisions. पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है जो गैसियस मॉलिक्यूल उनमें कोलिजन बहुत ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा? 10 पावर 25 से 10 पावर 28 कोलिजन कितने सेकंड में? पर सेकंड में। तो पर सेकंड में इतने कोलिजन बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा कोलिजन क्यों होते हैं? क्योंकि रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। तो गैस के अंदर रैंडमनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से कोलिजन बहुत अधिक होते हैं। लेकिन अगली लाइन में उसने एक और नई बात लिखी है, पढ़े क्या लिखी है? उसने लिखा बट वेरी फ्यू। देखिए वहां पे फ्यू भी नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? मतलब कम नहीं, बहुत ज्यादा कम। बहुत ज्यादा कम कोलिजन्स ऐसे होते हैं जो इफेक्टिव हो पाते हैं। तो अभी आगे चल के जब मैं बात दोबारा से समझाऊंगा तब आप भूल जाएंगे वेरी फ्यू बोला था। लेकिन वेरी फ्यू का मतलब समझिए, यानी कि अगर कंपार्टमेंट में बहुत सारे कोलिजन होने तो उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसा होगा जो सफल होगा क्या करने में? प्रोडक्ट बनाने में, इफेक्टिव कोलिजन करने में। तो सवाल ये उठता है कि बाकियों में ऐसी क्या बात नहीं थी और इनमें ऐसी क्या बात है जिससे इफेक्टिव कोलिजन हो गया? तो इनके अंदर दो फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन देयर आर टू फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव कोलिजन। पहला जो फैक्टर है वो एनर्जी फैक्टर है, और जो दूसरा फैक्टर है वो ओरिएंटेशन फैक्टर है। ये दो बातें मिलकर तय करती हैं कि कोलिजन सही से होगा या नहीं। तो सही से टकराने का मतलब समझिए सही से टकराने का मतलब है कि दोनों व्यक्ति जैसे आमने सामने से आए और एकदम जबरदस्त तरीके से दोनों की खोपड़ी टूटी, हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो मान लीजिए एक व्यक्ति बाइक पे बैठा हुआ चला रहा था किसी से बात करता हुआ, और दूसरा व्यक्ति भी, वो भी किसी से बात करता हुआ आ रहा था। नेटवर्क अलग अलग था दोनों का, तो दोनों लगे हुए थे और दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं। वो कुछ और सोच रहा होगा, ये भी कुछ और सोच रहा होगा, क्या पता दोनों सेम ही चीज सोच रहे हो। लेकिन इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं और आपस में जब तक एक दूसरे को देखते तब तक देर हो चुकी थी। 80-90 की रफ्तार थी, ऐसे टकराए और दोनों खत्म हो गए। अब बाय भी नहीं बोल पाए। ये उनके उधर से फोन नहीं रखा गया है ना, क्योंकि उसने कहा था फोन मत काटना चाहिए। अब ध्यान दें, इस प्रकार का अगर कोलिजन होता है और तो दोनों की खोपड़ी टूटती है, और इस प्रकार का जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन में दो बातें हैं, एक ऊर्जा और एक ओरिएंटेशन मतलब दिशा। तो आपकी दशा और आपकी दिशा दोनों दुरुस्त होनी चाहिए, तभी आप कैसे टकराएंगे? इफेक्टिव। अगर दोनों में से कोई भी एक कम हुआ या गलत हुआ तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इस व्यक्ति का नेटवर्क अचानक से चला जाता। कभी कभी नेटवर्क का जाना भी अच्छा होता है। अगर बताइए अचानक नेटवर्क चला जाता, ये इसको देख लेता और ये अपनी बाइक ऐसे मोड़ देता, ये ना देख पाता तो ऐसे रगड़ता हुआ इसको ऐसे चला जाता। लेकिन दोनों हेड ऑन कोलिजन नहीं करते और दोनों जीवित होते। नेटवर्क का क्या फिर आ जाएगा।
अब ध्यान दें, इस प्रकार का कोलिजन हुआ तो इसे इफेक्टिव कोलिजन। तो क्या बिगाड़ दिया? एनर्जी जोरदार थी लेकिन ओरिएंटेशन एंड मोमेंट पे जाकर के चेंज हो गया और इसलिए इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाया। तो इसका मतलब दोनों चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, तभी आप इफेक्टिवली टकरा पाएंगे। तो चर्चा करने जा रहे हैं पहले किसके बारे में? एनर्जी फैक्टर के बारे में। एनर्जी फैक्टर में जो दो पॉइंट हैं जिन पे सवाल आते हैं, इस बार भी आया था, आपने देखा हो तो इस बार एक प्रश्न आया था एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो सवाल जो बताया जाता है उन्हीं में से कहीं बीच बीच में से उठ के आ जाएंगे अचानक से, तो आपको सब सुनते रहना है, ये सोचते हुए कि हर लाइन से सवाल बन सकता है। एक टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। इसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ध्यान दें इन दोनों का मतलब क्या है, डेफिनेशन लिखें पहले वाले की, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखें। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, it is the minimum amount of extra energy, comma, which is required, which is required for the reactant, which is required for the reactant to reach up to threshold energy barrier, to reach up to threshold energy barrier. दूसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर के आगे लिखो, इट इज द बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर हेडिंग पढ़ी ना, उसके आगे लिखो, इट इज द बैरियर which prevents the formation of product. It is the barrier which prevents the formation of product. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए पहले वाले को समझिए, पहले वाले में जो की वर्ड है जिसमें सवाल बनते हैं, सवाल में वहां परिभाषा थोड़ी पूछी जाती है, घुमा फिरा के बातें पूछेगा। पहली चीज इंपॉर्टेंट है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको कहां तक पहुंचा रही है, टू रीच अप टू थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें जब आप एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो सबसे बात ऐसा नहीं कि कुछ भी एनर्जी दे दें, सिर्फ उतनी ही दें जितनी उसकी जरूरत है, कहां तक पहुंचने के लिए, थ्रेशोल्ड तक। तो मिनिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की जा रही है। तो आप इस सवाल में ये भी पूछ सकता है कि एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो एक्टिवेशन एनर्जी कहां से दी जाती है, बाहर से या अंदर से? तो बाहर से आप कुछ करेंगे उससे एक्टिवेशन होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आउटसाइड से आती है, मिनिमम एनर्जी है, क्या काम के लिए है, थ्रेशोल्ड तक पहुंचने की जरूरी है। थ्रेशोल्ड तक पहुंचना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक बैरियर है जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को रोकता है। केस नंबर 1 को समझे तो बात समझ में आएगी। हेड डालें केस नंबर 1। यहां पे हमने प्लॉट किया है एंथैल्पी और यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये जो बैरियर बनाया गया है ये थ्रेशोल्ड बैरियर है। अब जैसे मान लें एक आदमी है वो जेल के अंदर बंद है और उसको बाहर जाके किसी से मिलना है और जेल की दीवार कूद के भागेगा फिर वो। तो मान लो एक आदमी यहाँ पे है और ये जेल की दीवार है, तो उसको यहाँ से यहाँ कूदने के लिए क्या चाहिए भाई? कुछ तो एनर्जी उसको जेल के खाने से मिलेगी ना, बाकी उसको एक्स एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से मिलेगी वो? उसने अपने दोस्त को फोन लगाया कि मेरे लिए थोड़ा ग्लूकोज लेकर के आओ। तो मान लीजिए ग्लूकोज लेकर के आ गया। वो जो ग्लूकोज वो बाहर से ला रहा है वो कौन है? वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो बाहर से आई है। और मान लीजिए उसने थोड़ी सी बोतल में ग्लूकोज ला के उसको दे दिया, उसने पिया और दीवार पे चढ़ गया, लेकिन दीवार तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही गिर गया। फिर क्या होगा?
फिर कुटाई होगी उसकी, फिर उसकी कुटाई हुई जोरदार तरीके से, और फिर उसने तय किया 2-4 दिन बाद फिर भागेंगे। अब तो जरूरी हो भागना, नहीं तो रोज मार खानी पड़ेगी। अब ध्यान दे, उसने तय किया कि अब इस बार फिर से भागेंगे। अपने दोस्त को फोन लगाता है, कहता है जो लाए थे वो ठीक लाए थे, चीज सही थी, बस अमाउंट कम था। काम तो किया था उसने, लेकिन अमाउंट कम था, तो उसने इस बार ज्यादा अमाउंट दे दिया। अब उसने कहा इतना ज्यादा क्यों ले आए? कहा कि बाद में काम आएगा, तुम्हें जितनी जरूरत है ले लो। तो जितना, वो कितना लेगा बताइए? वो व्यक्ति उतना ही लेगा जितना उसको मिनिमम आवश्यक है। समझ रहे हैं? तो मिनिमम आवश्यक जितना था उसने लिया, और जेल की दीवार इस बार चढ़ गया। अब क्या वहां बैठा रहेगा? वहां से कूदेगा, वहां बैठा रहेगा, फिर कूटा जाएगा। तो वहां कूद जाएगा, जिससे मिलना था जाके मिल लेगा। इस कहानी का हमारी केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है? ध्यान दें, यहाँ पे जो व्यक्ति जेल में बंद था वो कौन था? वो रिएक्टेंट है। वो अभी यहाँ पे है, उसकी लोकेशन अभी यहाँ पे है। यहाँ देखिए आप क्या प्लॉट कर रहे हैं? प्रोग्रेस, मतलब रिएक्शन कैसे कैसे बढ़ रही है। और यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब होता है हीट कंटेंट। अभी थर्मो में बात करेंगे खुल के। हीट कंटेंट मतलब टोटल एनर्जी कंटेंट। अब बताएं, ये रिएक्टेंट था, यहाँ पे था, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट कंटेंट अभी है। देखिए यहाँ पे हाइट है ना इसकी कुछ, तो अभी कुछ हीट कंटेंट उसके अंदर है। वो कहाँ से आया हीट कंटेंट? जेल में खाना मिलता है, वहां से आ गया होगा। तो ये उसकी एनर्जी है, ये उसका हीट कंटेंट है। अब उसको जाना कहाँ है? थ्रेशोल्ड तक। थ्रेशोल्ड तक पहुंचना क्यों जरूरी है? क्योंकि थ्रेशोल्ड के उस पार उसका कोई इंतजार कर रहा है। तो ये क्या बैरियर इसको रोकता है? क्या बनाने से? प्रोडक्ट बनाने से। तो अगर आप इस बैरियर तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। यही डेफिनेशन है इसकी। अब बताएं, ये आदमी यहाँ से जब ग्लूकोज मिलेगा तो यहाँ से एक्टिवेट होकर यहाँ चढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ भागने के लिए उसको कुछ एनर्जी मिली होगी। ये एनर्जी है जो बाहर से आई। ये कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी। कहाँ जाने के लिए? बाहर। तो बाहर जाने के लिए तो क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। फिर वो कहाँ चढ़ गया? यहाँ दीवार पे। अब क्या वहां बैठा रहेगा? वहां से कूदी मारेगा और जाकर के प्रोडक्ट से मिल लेगा। फाइनली मान लीजिए उसने यहाँ जाके रुक गया। ये कौन? प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी लेवल रहा होगा। फिर इसका मतलब जहां पे रुका वहां से नाप लो, अभी भी उसके पास इतनी एनर्जी मेंटेन है। तो ये कौन है? ये एचपी है। अब मान लो उस आदमी का कभी मन भर गया बाहर की दुनिया से, उसने कहा अंदर वाली ठीक थी, कहता है वापस चल। वापस जाएगा तो क्या यहीं से जाएगा या मेन गेट से जाएगा? मेन गेट से जाएगा। मेन गेट जाएगा तो पहले पूछा गए क्यों थे? पहले उसके लिए कुटो। अब देखिए यहां से यहां उसको अगर फिर से एक्टिवेशन मिल जाए तो क्या वापस भी आ सकता है? तो ये थोड़ा सा ग्लूकोज जो बच गया था फिर पी लेगा, फिर वापस आ जाएगा। ये बैकवर्ड है। अब इस पूरी कहानी में आप ध्यान से देखें तो इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं। यहां से यहां तक ये कौन है? क्या ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है? चेक करें। ये पूरी हाइट क्या है? जेल की दीवार। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। इसको निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। दीवार नापने का तरीका है, दीवार पे चढ़ो। दीवार पे आदमी दो ही वक्त पे चढ़ता है, एक तो भागते समय और एक वापस आते समय। लॉजिक है। तो बताएं कैसे नापेंगे दीवार कितनी ऊंची है? तो ले लें और इसमें इसको जोड़ दें। या दूसरा तरीका, इसको ले लें और इसमें इसको जोड़ दें। तो बताएं क्या क्या आंसर है भाई? पहला बताओ। HR प्लस EA फॉरवर्ड, और दूसरा? एक तरीका तो ये हो गया। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तैयार करेगा। कल को मान लीजिए उस सवाल में आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें HR दे दिया, EA फॉरवर्ड दे दिया, तुम मुझे थ्रेशोल्ड बता दो। बता देंगे? या उसका उल्टा पूछ सकता है, तुमको मुझे थ्रेशोल्ड दे दिया, HR दे दिया, तुम मुझे EA फॉरवर्ड बता दो। ऐसे बहुत सारे सवाल छोटे छोटे बना सकता है। दूसरा तरीका सुने। मान ली एक आदमी था, समझने का एक दूसरा तरीका ले। 30 रुपए सुबह लेके निकला। सुबह से लेके शाम तक उसने 50 रुपए कमाए। फिर लौटा तो 10 रुपए खर्च भी कर दिए। तो अब उसके पास कितने रुपए हैं? जोड़ नहीं पा रहे लोग। 30 से 50 कमाए, 10 खर्च किए, 70 बचे। अच्छा हो तुमने मैच छोड़ दी, बहुत तड़पती तुम्हारे साथ। समझ रहे हैं? सही समय पे छोड़ दी तुमने। अब देखो, अब बताएं, ये 30 रुपए लेके निकला था, 50 उसने कमाए तो मैंने जोड़ दिया, 10 उसने खर्च किया, मैंने माइनस किया, आखिरी में जो बचा वो लिख दिया। अब बताएं, ये जो सुबह लेके निकलता है 30, ये कौन है? ये HR है। जो जमाने से कमाता है वो, बाहर से आई ना एनर्जी।
ये फॉरवर्ड है, जो वापस लुटा देता है वो ये बैकवर्ड है, जो घर लेके लौटता है वो एचपी है। क्या जो एचपी है वो एचआर से बड़ा है? इसी में जूल लगा दो, सवाल बन जाएगा। बताएं यहाँ पे जूल जूल कर दे तो न्यूमेरिकल है, पैसा जूल में बदल गया। अब बताएं आपसे सवाल कैसा आएगा? सवाल ऐसा आएगा, कहेगा उस व्यक्ति की जो एचआर थी वो 30 जूल थी, ये फॉरवर्ड 50 जूल है, ये बैकवर्ड 10 जूल है, एचपी बता दो। अच्छा, सबसे शुरू में क्या पता है और सबसे आखिरी में क्या पता है? सबसे पहले क्या पता लगा? एचआर। उसके बाद ये फॉरवर्ड का पता लगा, और फिर सबसे आखिरी में क्या पता लगा? तो क्या एचपी पहले ही पता लग जाता है या बाद में पता लगता है? तो इसका मतलब एचपी कारण नहीं है, कारण कुछ और है। एचपी कैसा होगा ये बात किसी और बात पर निर्भर कर रही है। ये बात इस पर निर्भर कर रही है कि ये फॉरवर्ड कैसा है। और ध्यान दें, इस पूरे खेल के अंदर जब आप बात को और समझना शुरू करेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एच पी माइनस एच आर इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस, ये भी ठीक है। एच पी माइनस एच आर को क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा एच, मतलब चेंज इन एंथैल्पी। फाइनल मतलब प्रोडक्ट, इनिशियल मतलब रिएक्टेंट, तो ये चेंज है। अब ये बताएं, ये रिएक्शन एंडो एक्सो है, कैसे पता चला? कोई पूछे एंडो कैसे डिसाइड किया आपने, तो आप कहते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव था इसलिए, आप कहते हैं कि एच पी बड़ा था एच आर से इसलिए, यही कहते हैं ना। लेकिन ये बेसिक कारण नहीं है, आप समझिए, आपको कहना कुछ और चाहिए, आप कहते तो ये हैं। और 90% लोग यही कहते हैं, कहना आपको ये चाहिए था। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये एंडो क्यों है तो मैं उससे कहूंगा वो कमाता ज्यादा था, उड़ाता कम था, इसलिए वो एंडोथर्मिक निकला। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे प्रश्न पूछा था कि पहले क्या पता लगा? पहले एचपी पता लगा या पहले पहले ये पता लगा, फिर ये पता लगा, फिर ये पता लगा, और इसके बाद ये डिसाइड हुआ? तो एचपी तो बहुत बाद में पता लगता है, पहले क्या डिसाइड होता है? पहले एचआर पता लगता है, फिर ये डिसाइड होता है कि वो कितना कमाता है और कितना। अगर वो ज्यादा कमाता है और कम उड़ाता है तब जाके एचपी का पता लगेगा कि एचपी एचआर से बड़ा आया है। तो ये बड़ा आएगा या छोटा आएगा वो इससे डिसाइड होता है। ध्यान दें, इससे डिसाइड होता है कि कमाता कितना है। और तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोथर्मिक है तो कारण बताएं, तो आप क्या बोलेंगे? कमाता ज्यादा है, उड़ाता कम है, इसलिए नेट में बचाता है, इसलिए इसकी जेब में पैसा बढ़ रहा है और ये एंडोथर्मिक आदमी। फिर आप कह सकते हैं क्योंकि ज्यादा कमाता है और कम उड़ाता है ये बड़ा है, तो ये डिफरेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है, एसर्शन रीजन समझिए। ये पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है, तो एसर्शन कौन है और रीजन कौन है? एसर्शन वो होता है जो बाद में बना, और रीजन वो है जो पहले आया है। कारण पहले आता है, तथ्य बाद में आते हैं। समझ पा रहे हैं? तो तथ्य से कारण पे कैसे पहुंचे? थोड़ा रिवाइंड करके सोचा करें, क्या हुआ होगा जिससे ये हुआ। अगर आपको कभी सही रीजन ढूंढना हो तो आप ये सोचा करें, क्या हुआ होगा जिससे ये हुआ। और अगर वो जो हुआ होगा ऐसा आप सोच पा रहे हैं कुछ, वही लिखा हुआ है, इसका मतलब सही कारण है। और अगर वो नहीं लिखा है, उससे बहुत अलग बात लिखी है, तो इसका मतलब गलत कारण है। बताएं इसमें एसर्शन कौन है? एसर्शन ये है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है। एसर्शन ये है कि एच पी माइनस एच आर पॉजिटिव है। एसर्शन ये है कि एच पी एच आर से। कारण ये है कि ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड पॉजिटिव है, उसका कारण ये है ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड से बड़ा। और ये कारण है उसके क्या होने का? एंडोथर्मिक होने का। तो आसान तरीके से लोग बात पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच पॉजिटिव, लेकिन सही बात पढ़े तो एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव तो बहुत बाद में है। सही बात क्या है? सही बात है कि फॉरवर्ड ज्यादा है और बैकवर्ड खींचे। ठीक है। जो भी प्रश्न है मैंने कहा था मन में लिख।
चले फैन ऑफ कर दिया। क्या करो फैन ऑफ, ठंडी लग रही है। आई लाइक फैंस। कम्बल में लेके आ गए तुम लोग, इतनी कहाँ ठंडी पड़ रही है। तो सर्दी में क्या करते हो तुम, गुफा बना लेते हो? फिर मैं 3 महीने गुफा में रहूंगा। बाहर पसीना निकल रहा है लोगों को भाई, से ठंडी लग रही है। बताओ। चले भैया, हो गया। कितना लिखोगे इसी को? तो एंडो हो गया, आप एक्सो पे आइए। केस नंबर 2 बंद कर दो भैया, पगला जाएंगे नहीं तो। केस नंबर 2 जल्दी खींचो। नोट एकदम फ्रेशर की तरह करते हो तुम लोग, हैं? 4-5 पेन लाए हैं मतलब। अब तक तो इससे बात छूट जानी चाहिए। नर्सर में लोग हाइलाइटर के साथ आते हैं और ड्रॉपर बन के जाते हैं, तो एक सस्ता वाला पेन रहता है उनके पास, 2 रुपए वाला। तो ये है परिवर्तन। चलें। केस नंबर 2। मान लें इस बार एंथैल्पी रिएक्टेंट का लेवल मान लें यहां पे, और रिएक्टेंट का लेवल अगर यहां पे है, कई बार यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की जगह पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा मिलेगा, तो सेम बात है। यहाँ पे लिखा मिले रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सेम बात है। अब देखें, ये रिएक्टेंट का लेवल है। अब बताएं, अगर ये रिएक्टेंट का लेवल, तो यहां से यहां तक इसके पास एनर्जी है। अब इसको चाहिए थ्रेशोल्ड पे पहुंचना, तो यहां पहुंचने के लिए बताओ क्या करेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा। कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी? ये वाली, ये बाहर से आई। ये कौन है? ये फॉरवर्ड। अब ये ले ली तो अब क्या करेगा? यहां से भाग के यहां चढ़ जाएगा, फिर वापस लौटेगा, वापस लौटे, इस बार पी यहां मिलेगा। तो ध्यान दें, इसमें पहचान पहली ये है कि पी जो होता है वो आर से नीचे मिलेगा आपको। तो एक्सो पहचानने का तरीका क्या है? पी नीचे मिलेगा। और एंडो पहचानने का तरीका क्या है? पी ऊपर मिलेगा। तो ऑप्शन में 4 ग्राफ देगा आपको, कहेगा एंडो एक्सो पहचानो, कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कौन है और ये कौन है? ये कौन है? एचपी। और वापस आना है तो ये बैकवर्ड। इक्वेशन बनाओ। पहली इक्वेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर की, पता है टी इज इक्वल टू क्या? अभी भी वही है, एच आर प्लस ये फॉरवर्ड इज इक्वल टू एच पी प्लस ये बैकवर्ड। ये नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ बताओ? क्योंकि जेल की दीवार की हाइट तो वैसे ही नपेगी ना भाई, डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए, यहां से यहां जाओ, फिर इसमें ये जोड़ दो, आगे। इसे यहां जाओ, इसमें ये जोड़ दो, आगे। इक्वेशन सेम है। फिर आप सोचने का तरीका बदलें। मान लें एक आदमी 10 रुपए 50 रुपए लेके निकला, उसने कितने कमाए इस बार? 10 कितने हो गए? जोड़ नहीं पा रहे। 30 खर्च कर दिए, अब कितने बचे? तो 50 थे, 10 कमाए, 30 उड़ाए, अब कितने बचे? 30। जो लेके चला वो क्या था? जो कमाया वो, जो उड़ाया, और जो अब बचा। इसी में जूल लगा दूं तो क्या सवाल बन जाएगा? ये न्यूमेरिकल है। बताएं, इक्वेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं क्या सिमिलर तरीके से? इसको लिख सकते हैं एच पी माइनस एच आर इज इक्वल टू ये फॉरवर्ड माइनस, और इसको क्या लिख देंगे? अभी तक जितनी भी इक्वेशंस आपने बनाई, क्या उनमें कोई भी इक्वेशन बदली? सब सेम है, चेक करें। पहली वाली ये देखो, वही है जो पीछे थी। दूसरी वाली ये देखो, वही है जो पीछे है। ये वाली भी सेम है।
तो फिर बदला क्या? डेटा चेंज हो रहा है, इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा। ध्यान दें, इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार कम कमाता है, कितने कमाता है और उड़ाता कितने है। तो ये अलग टाइप का खर्चीला पुरुष है, कमाता कम है, 10 रुपए कमा करके 30 रुपए उड़ा के आता है। ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, कहते तुम घर में रहो, घर में ठीक हो, 10 तो बने रहेंगे। तो देखिए 10 रुपए कमाता है और 30 रुपए उड़ाता है, खर्चीला पुरुष। कैसा आदमी बोलेंगे आप इसको? एक्सोथर्मिक। क्या करता होगा ऐसा? अब देखिए एक्सोथर्मिक आदमी है, तो एक्सोथर्मिक कैसे डिसाइड हुआ? डेल्टा एस देख के? डेल्टा एस तो बाद में पता चला, पहले क्या देखा? तो असर्शन रीजन पे आइए, ये फॉरवर्ड छोटा था और ये बैकवर्ड बड़ा था, तो ये डिफरेंस छोटा माइनस बड़ा, डिफरेंस बताओ, नेगेटिव। तो ये इसके बराबर है, इसलिए ये भी नेगेटिव और ये इसके बराबर है, तो इसलिए कहते हैं कि एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ये असर्शन है, रीजन नहीं है। तो कारण ये है कि कम कमाता था, ज्यादा उड़ाता था। कि नहीं, उसका कारण बताओ, कि कहाँ उड़ाता था? ये नहीं लिखा उसमें, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करके आया। तो ऐसा नहीं करना है, ये टिक करके आ जाएंगे, ये फॉरवर्ड कम है और ये बैकवर्ड ज्यादा। ठीक है भाई, सवाल लिखिए, जल्दी कीजिए। तुमने दिखाई पड़ा उधर से? कितने विकेट दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, एक दिख रहा है विकेट? अरे भाई साहब, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? सही है, बिल्कुल। हटवा दें बेटी भी, घर ले जाएं इसको। सवाल लिखो। चलें? बताओ भाई। अब पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए, चाहे वो एंडो का सवाल हो चाहे वो, इक्वेशन अलग अलग लगेगी या सेम लगेगी? तो एक बात लिख लें कहीं पे, एंडो एक्सो दोनों में बेसिक इक्वेशन सेम लगानी है। क्या बदलता है फिर? डेटा बदलता है, इक्वेशन नहीं बदलती। इक्वेशन वही लगनी है हर बार, चाहे किसी का सवाल है आप ये इक्वेशन लगाएं, डेल्टा एच एच पी माइनस एच आर इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। हर में ये लगानी है आपको। बताएं, अब इसमें चेक कर लें फटाफट, सस्ता सवाल है। डेल्टा एच कितना है? +20 इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड कितना दिया है? 85। ये बैकवर्ड निकाल लो, 65 किलो जूल। सीधे भी कर सकते थे बिना पेन चलाए इस सवाल को, अगर आपको थोड़ा चलता है तो देखिए ये क्या कहता है, यही खत्म कर लो, इतना भी मत लिखो। बताओ डेल्टा एच का मतलब नेट में उसकी जेब में क्या हो रहा है? पॉजिटिव आंसर है तो मतलब पैसा बढ़ रहा है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका मतलब उसकी जेब में पैसा कितना बढ़ रहा है? 20 रुपए नेट में जेब में बढ़ गए, तो बढ़ क्यों गए होंगे? ज्यादा कमाता होगा और 20 कम खर्च करता होगा। हेलो, कमाता कितना है तो उससे 20 कम खर्च करेगा, तो उड़ाएगा कितना? खत्म हो गया। कुछ लिखना नहीं था, आप सीधे पेन बिना चलाए भी ये सब छोड़ दें, सिर्फ पैसे का हिसाब रखें, काम हो जाता है। क्लियर?
अगर कभी डेल्टा एच नेगेटिव होता तो कम कमाता और ज्यादा उड़ाता, तो जितना कमाता उससे 20 ज्यादा उड़ा रहा होता। अगर मान लो डेल्टा एच -20 होता तो बिना पेन चलाए बताओ, डेल्टा एच -20 होता, कमा कितना है 85, उड़ाता कितना होगा उससे 20 ज्यादा, मतलब 105। खत्म हो गया, टिक करे निकल रहे। नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकते, ये सब तो मौज लेने के लिए बना रहा है। नेगेटिव आंसर कैसे होगा, एनर्जी है, एनर्जी नेगेटिव में थोड़ी आप टिक करेंगे। तो बताएं, नेगेटिव नेगेटिव तो काट ही दिया करें, दो ही ऑप्शन बचते हैं। अगला प्रश्न। डेल्टा एच बताएं और नेचर ऑफ रिएक्शन बताएं। हो जाएगा, बताओ क्या करोगे। कमाता कितना है, उड़ाता कितना है, कम कमाता है और, तो यानी कि ये फॉरवर्ड छोटा है, ये बैकवर्ड बड़ा है, कम कमाता है ज्यादा उड़ाता है, खर्चीला आदमी है, एक्सो है। डेल्टा एच नेगेटिव होगा। आपको डेल्टा एच निकालने का मन है, निकाल सकते हैं। ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, फॉर्मूला एक ही है। खींचे, तो डेल्टा एच आगे -15। बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, बताओ क्या कहोगे, कितने कमाता है 162, उड़ाता कितना 177, कितना डिफरेंस है, 15 रुपए एक्स्ट्रा उड़ा देता है, डेल्टा एच -15, 15 रुपए जेब में घटेंगे उसके, डेल्टा एच -15, खत्म हो गया 100 में। पेन ही नहीं चलाना है ऐसे सवालों में। लेकिन अगर कभी चलाना पड़ जाए तो सेम फॉर्मूला लगाइए दोनों में, एंडो में भी एक्सो में। थोड़ा सस्ता सवाल हो गया है, इसको थोड़ा कठिन करते हैं। हालांकि ऐसे सवाल भी आते रहते हैं, और बल्कि ऐसे ही ज्यादा आते हैं। आप देखेंगे पिछले कई सालों में इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। थोड़ा ढंग का सवाल बनाए तो ये है। नोट करो भाई। मॉड समझ रहे हो, मॉड मैग्नीट्यूड देखना। मॉड का मतलब मॉड के बाहर हर आदमी पॉजिटिव होकर निकलता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों पॉजिटिव बनकर निकलते हैं। चेक करिए, एंडोथर्मिक की लिमिटेशन बताओ। अगर कोई आपसे पूछे कि एंडोथर्मिक सवाल आ गया, तो एंडोथर्मिक की क्या लिमिटेशन है, तो आप कहेंगे एंडोथर्मिक की लिमिटेशन है कि अगर रिएक्टेंट यहां है तो प्रोडक्ट इससे ऊपर होना चाहिए, बराबर है, ये लिमिटेशन है। तो मतलब अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं तो इस लेवल से तो आप ऊपर ही रुकेंगे कहीं, इससे नीचे नहीं आ सकते आप। इससे नीचे आ गए तो कैसे हो गए, इससे नीचे आ गए तो फिर आप एक्स हो गए, इससे ऊपर है तो फिर ठीक है, एचपी को बड़ा रखेंगे। तो अब अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां से चलें और यहां से चलते चलते ऐसे पहुंच जाए। बताएं जब पहुंचेंगे तो ये फॉरवर्ड कौन है, ये वाला। ये अगर ये फॉरवर्ड है तो डेल्टा एच कौन है, डेल्टा एच का मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। किसके दोनों के बीच का डिफरेंस, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, सॉरी एचपी और एचआर का डिफरेंस लिख दें सीधे, या तो देखिए ये एचपी है और ये एचआर है, दोनों लेवल है। तो यहां से अगर कोई पूछे यहां तक कौन सा लेवल है, ये कौन है एचपी, और इन दोनों के बीच का गैप ये, तो ये जो गैप है यही डेल्टा एच है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा एच का मॉड बताओ, तो कहेंगे इसका गैप ले लो और इस गैप का मॉड ले लो।
ये डेल्टा एच है। अब बताएं इसमें और ये फॉरवर्ड में क्या रिलेशन देखा, कौन बड़ा कौन छोटा? तो हर हाल में ये बड़ा है। हर हाल में क्यों बड़ा, कंफर्म कैसे कह सकते हैं? सुने, ग्राफ यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, तो अब यहां तो नहीं बैठा रहेगा ना, इससे तो नीचे ही आएगा। और इससे अगर नीचे आएगा तो जितना भी नीचे आ गया, थोड़ा आया, थोड़ा और आया, थोड़ा और आया, थोड़ा और आया, तो यहां तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर इससे नीचे आ गया तो एक्सो हो जाएगा, तो इससे तो ऊपर रहना है। अच्छा, इस पे भी नहीं आ सकता, ग्राफ ऐसा भी नहीं बन सकता। ऐसा बन गया तो फिर डेल्टा जीरो हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो बताएं, आपको ऐसा ही मिलेगा यहाँ या यहाँ या यहाँ, कहीं तो रुकेंगे आप, कहीं भी रुके आप, यहाँ रुक गए मान लो, यहाँ पी होता, यहाँ पी होता तो फिर ये डेल्टा एच होता मॉड, तब भी छोटा होता। अगर पी यहाँ होता तो ये डेल्टा एच का मॉड होता, तब भी छोटा होता। पी ज्यादा से ज्यादा यहाँ होगा तब भी छोटा होगा, और यहाँ हो नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? तो बराबर या बड़े का तो कोई सवाल उठता ही नहीं, किसका? डेल्टा एच के मॉड का, वो छोटा ही रहेगा। तो आंसर कंफर्म है, ये हमेशा इससे छोटा रहेगा। ठीक है। अब अगर एक्सो में ये बात करें बताओ। तो इस बार उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? पिछली बार ये फॉरवर्ड बड़ा था, इस बार ये फॉरवर्ड छोटा नहीं हो जाएगा? तो कई लोग ये टिक कर देते हैं, कह रहे पिछली बार ये वाला था ग्रेटर, इस बार लेस लो। तो ये गड़बड़ है भाई। अब तो में ऐसा क्यों उल्टा क्यों नहीं हुआ, कारण समझे। मैं 3 ग्राफ बता रहा हूं आपको। तीनों जो हम बनाएंगे वो तीनों एक्सोथर्मिक बनाएंगे। चेक करें। मान लें रिएक्टेंट कल पहले यहां था, यही लेवल मैंने यहां मान लिया, और यही लेवल मैंने यहां मान लिया, तो ये रिएक्टेंट का लेवल। प्रोडक्ट कहां होगा? अगर आपको एक्सो बनाना है तो प्रोडक्ट कहां होगा? इससे तो नीचे ही होगा ना। तो ये कंफर्म है कि इस लेवल के नीचे रुकना है। इससे ऊपर अगर रुक गए तो वो एंडो बन जाएगा, एंडो बनाना नहीं है। अब इससे नीचे आना है, इससे नीचे आना कंफर्म है, लेकिन इससे कितना नीचे आना है वो कंफर्म नहीं है। समझ पा रहे हैं? इससे कितना नीचे आना है वो कंफर्म नहीं, तो आप थोड़ा भी नीचे आ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं। तो कितना नीचे आएंगे वो आप डिसाइड करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जब शुरू करेगा, यहां से चलते 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 चलते, मान लो आप ऊपर कितना गए, ऊपर जाते समय आप इतना ऊपर गए, यहां से आ गए ना ऊपर। अब जब यहां से लौटे, तो यहां से लौटते समय, लौटने का मतलब यहां तक तो आई है ना, यहां से चले इतना ऊपर गए, फिर लौट के यहां पे आ गए, अब यहां से नीचे कितना गए? जितना यहां से ऊपर गए थे क्या उतना ही वहां से नीचे गए, या उससे कम गए, उससे डिसाइड हो जाएगा। तो बताएं, ग्राफ ऐसा भी उस नीचे तो आना है कंफर्म है, तो मान लो इतना नीचे है। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं जितना ऊपर गया रिएक्टेंट से यहां से, उतना ही नीचे आ गया। और तीसरा व्यक्ति कहता है जितना रिएक्टेंट से ऊपर गया लौटते समय यहां से, उससे ज्यादा नीचे आ गए। तो क्या तीनों ग्राफ एक्सो है या नहीं है? तीनों एक्सो है, क्योंकि आर के तो नीचे ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ प्रोडक्ट है, और इसमें यहाँ प्रोडक्ट है। तीनों में जरा चेक करिए। तीनों में अगर आपसे कोई पूछे कि ये फॉरवर्ड कौन है, तो ये फॉरवर्ड है, इसमें ये फॉरवर्ड है। तीनों में प्रोडक्ट का लेवल, इसमें यहाँ प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ प्रोडक्ट है।
डेल्टा एच का मॉड बताओ, डेल्टा एच का मॉड बताओगे, देखो इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, आर और पी के बीच का गैप, और यहां भी देखो आर और पी के बीच का गैप निकालना है, और यहां भी गैप निकालना है। तो बताएं तीनों में क्या डेल्टा एच का मॉड निकल आएगा? अब बताएं डेल्टा एच का मॉड दिखाओ फिर कहाँ है? तो डेल्टा एच का मॉड देखो ये इन दोनों के बीच का गैप है, देखो आर और पी का, यहाँ पे देखो ये आर और पी के बीच का गैप है, ये डेल्टा एच मॉड है। यहाँ पे ये आर और पी के बीच का गैप है, डेल्टा एच मॉड। तो क्या तीनों में डेल्टा एच मॉड दिख रहा है? इसका डेल्टा एच मॉड ये है, मॉड का मतलब आपने साइन हटा दिया, मैग्नीट्यूड ले रहा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड कहाँ है? ये फॉरवर्ड ये है। अब ये बताओ कि तीनों एक्सो है या नहीं है? ये वाला एक्सो है, ये वाला भी है। तीनों में बताओ ये फॉरवर्ड और डेल्टा एच में कौन बड़ा? ये फॉरवर्ड और डेल्टा एच में कौन बड़ा कौन छोटा? चेक करें। पहले वाले में क्या बोलेंगे, ये फॉरवर्ड ये है और डेल्टा एच ये है, तो क्या फॉरवर्ड बड़ा है? इसमें देखो ये फॉरवर्ड ये और डेल्टा एच भी उतना ही है, दोनों बराबर है। इसमें ये फॉरवर्ड ये और डेल्टा एच ये है, तो ये फॉरवर्ड छोटा है और डेल्टा एच बड़ा है। तो बताएं तीनों में क्या आंसर अलग अलग है? पहले वाले में ये बड़ा है, दूसरे वाले में दोनों बराबर है, तीसरे वाले में ये बड़ा, यानी कि हो तीनों सकते हैं, बराबर बात। एक्सो में इसीलिए तीनों में से कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है। अब मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन आई, सपोज कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन उठाई हमने, ये वाली, मान लो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में क्या तीनों बातें होंगी? मतलब तीनों ग्राफ बनाओगे क्या? एक रिएक्शन के तीन तीन ग्राफ होंगे क्या? एक रिएक्शन का तो एक ही ग्राफ होगा ना। कोई दूसरी रिएक्शन आ जाए और वो भी एक्सो हो, तो उसका ग्राफ इनमें से कोई और हो सकता है, होगा कोई एक ही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैं एक पर्टिकुलर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लाया, तो एक पर्टिकुलर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, और या तो ऐसा होगा, होगा तीनों में से कोई एक टाइप का है, लेकिन कौन सा वाला होगा ये कह नहीं सकते। तो अगर वो पूछता है आपसे सवाल कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा आंसर सही होगा, विल बी का मतलब कंफर्म बताओ, तो क्या कहेंगे? कह नहीं सकते। अगर वो पूछता कि मे बी, मे बी बोल रहे हैं, मे बी को मे बी बोलते हैं, तो अगर मान लो मे बी बोलता तो फिर कह देते हैं मे बी एनी वन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर पूछना कौन सा होगा, तो क्या कहेंगे? यही तो कह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी हो सकता है। तो लैंग्वेज में भी अंग्रेजी माध्यम में थोड़ा परेशान कर सकता है वो आपको। पूछा उसने मे बी, तो आप कहेंगे मे बी तो कोई भी हो सकता है, फिर एनी वन ऑफ देम। और कहता है विल भी, तो कह नहीं सकते। तो कुछ भी कह सकते हैं, इसीलिए तो कह नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो कुछ भी कह सकने वाला समस्या वाला केस रहता है। भरत का आजकल कुछ भी कहता है, कुछ भी वाले युवा ज्यादा हो गए हैं, मिक्स वेज खाते हैं ज्यादातर, यानी मुझे कुछ भी चलेगा। चले भैया, खींचा जाए। तो आंसर हो गया इसमें से कौन सा? कह नहीं सकते। ये तीनों बना लेना, सेम लेवल पे आ जाएगा तो डेल्टा जीरो हो जाएगा, वो होता नहीं प्रैक्टिकली किसी रिएक्शन में। बराबर बात है। चलें भाई, अगला कार्यक्रम एडिशन ऑफ, ये सब हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? कुछ याद नहीं आता, पेज पलट के देखूं क्या? ये सब कोलिजन थ्योरम चल रहा है भैया। कोलिजन थ्योरम किस में पढ़ रहे हो?
पहला फैक्टर चल रहा है, पहला फैक्टर कौन सा? एनर्जी फैक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। मान लीजिए उस व्यक्ति ने फिर से अपने दोस्त को फोन लगाया जो बार बार उसको ग्लूकोज ला के देता था। कहा फिर से मेरा भागने का मन है, ग्लूकोज लाओ, खत्म हो गया। वो कहता है कि इस बार तुम बार बार ग्लूकोज मांगते हो, हम तो बाहर हैं, हम नहीं दे पाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन है। तो कहता है मैं अपने दूसरे दोस्त को नंबर देता हूँ, उससे बात करो। दूसरा दोस्त का नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहता है रोज तुम्हारा भागने का मन करेगा, तो एक परमानेंट उपाय ढूंढते हैं, जेल की दीवार को ही थोड़ा छोटा कर दें। T1 पहले था, T2 बाद में हो गया। T1 कब था? जब मामला विदाउट कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट आता है और जेल की दीवार को थोड़ा छोटा कर देता है। अब बताएं, जब जेल की दीवार ही छोटी होगी तो टारगेट भी छोटा हो गया उसका। अब उसको कम ग्लूकोज में भी थोड़ा बहुत जो बचा खुचा ग्लूकोज होगा उससे भी काम चला लेगा। मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पहुंचना था उसको, तो पहले वो कैसे जाता था? तो पहले वो ऐसे जाता था, अब वो कैसे जाता है? अब वो यहीं तक जाएगा, यहीं से कूद जाएगा। ऐसा थोड़ी कहेगा कि जेल की दीवार थोड़ी छोटी लग रही है, क्या करूं, एक बार बात करूं क्या अंदर वालों से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना ईमानदार हो तो फिर जेल में क्या कर। तो देखें, तो वहीं से कूद गया। तो अब क्या उसका रास्ता बदल गया? पहले रास्ता क्या था उसका? पहले ये रास्ता था पाथ नंबर 1, इसको बोल देते हैं। ये वाला रास्ता पाथ नंबर 2 है। तो पहले वो लंबे रास्ते से जाता था, अब छोटे रास्ते से जा। पहले T1 समय लगता था, अब उसको T2 समय लगता है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब ये है। बैकवर्ड वाली ये थी, अब ये। क्या सभी में बदलाव हुआ है? ये फॉरवर्ड पुरानी वाली, ये फॉरवर्ड नई वाली, नई वाली को डैश बोल देते हैं। ये पुरानी वाली बैकवर्ड और ये नई वाली बैकवर्ड, इसको डैश बोल देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बताइए कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली। ये जो HR है वो नहीं है, और ये जो HP है वो उतना ही। कैटलिस्ट मिलाने से होता क्या है फिर? तो आप कहेंगे कैटलिस्ट मिलने से लगने वाला समय कम हो जाता है, चीजें आसान हो जाती हैं। होगा वही जो होना है, बस जल्दी हो जाता है। कंपैरिजन करें, पता है ये फॉरवर्ड डैश और ये फॉरवर्ड में कौन बड़ा कौन छोटा? और बैकवर्ड डैश और बैकवर्ड में कौन? तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी गिरी है? देखिए फॉरवर्ड इतनी थी, अब इतनी हो गई। बैकवर्ड इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो जेल के अंदर जाना आसान या बाहर आना आसान? दोनों आसान। जेल की दीवार छोटी हुई है तो दोनों काम के लिए आसान हुआ। तो बताएं फॉरवर्ड गिरा या उठा? फॉरवर्ड भी गिरा एक्टिवेशन, और बैकवर्ड भी गिरा। ये सब किसने किया आपके लिए? कैटलिस्ट। कोई पूछे कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है, तो कहेंगे कैटलिस्ट टारगेट थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर का नीचे ले आता है। कह रहे हैं कैसे नीचे ले आता है? तो कहानी के अनुसार तो आप ये कह सकते हैं कि जेल की दीवार छोटी हो गई। अब वहां ऑप्शन में आप जेल की दीवार छोटी होना थोड़ा टिक करेंगे। मान लो उसने पूछा कि वहां क्या हुआ, तो आप कहेंगे टेक्निकल कारण क्या है, केमिस्ट्री का कारण। तो आप कहेंगे सरफेस प्रोवाइड करता है कौन? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जब आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो कैटलिस्ट में दो प्रकार की थ्योरी है। एक थ्योरी होती है जिसमें होमोजीनियस कैटलिसिस है, और दूसरी, तो एक कहता है कि मेरे साथ घुल मिलकर इंटरमीडिएट बना लो, और फिर हम लोग बाद में इंटरमीडिएट को अलग कर देंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, और मैं सुरक्षित रहूंगा। दूसरी थ्योरी कहती है कि मैं अपनी सरफेस प्रोवाइड करूंगा। ये कौन सी थ्योरी है? ये हेट्रोजीनियस थ्योरी है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, वहां बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा ज्ञान रखें। दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, एक होमोजीनियस और एक। कुल मिलाकर के अगर आप ज्यादातर जो बात करते हैं वो हेट्रोजीनियस की करते हैं। सरफेस प्रोवाइडर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आएगा, अपनी सरफेस देगा, कहेगा मेरी सरफेस पे आकर के क्या हो जाओ, एड्सॉर्ब हो जाओ, चिपक नहीं जाओ। लोकतांत्रिक भाषा में, हम लोग लोकतंत्र में बैठे हुए, तो एड्सॉर्ब हो जाओ। टेक्निकल बातें करेंगे, सस्ते शब्दों का प्रयोग ना करें। तो बताएं, जब आपसे कहता है कि कैटलिस्ट अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा, उसके आकर के आप, तो फिर उनके बीच की जो डिस्टेंस है, पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। रिएक्टेंट आसानी से कोलिजन कर सकता है, और उसे कोलाइड करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता। तो आपको ज्यादा एक्टिवेट भी नहीं करना पड़ेगा, पहले इतना एक्टिवेट करना पड़ता था, तो अब तो एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट पहले से, ये सब आपके लिए कैटलिस्ट ने किया। बना।
समय के बारे में क्या विचार है? फिर हो गया। यहां की बात कर रहे हैं, T1 से छोटा है। देखिए पहले वो लंबे रास्ते से जाया करता था ऐसे, अब देखिए वो जंगल के रास्ते से जाता है, टाइम कम लग गया। T2 T1 से छोटा है। क्या कैटलिस्ट समय बचाता है? कीजिए। अब इसकी एनालिसिस आपको लिखनी होगी। समय हो गया क्या? चलो एनालिसिस अगले दिन में करेंगे, उसमें समय लगेगा थोड़ा। भाई वो जल्दी में। जाना है उसको, लगता है कहीं।